हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे समावेशी शिक्षा के क्लास 4th के बारे में। तो अभी तक हमने 3 क्लासेस जो हैं वो इसमें कंप्लीट कर ली हैं और उसके अंदर हमने अलग अलग टॉपिक पर बात करी थी। तो आज का हमारा जो टॉपिक वीडियो का होने वाला है वो है पिछड़े बालक। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आपके CTET हो गया, आपका UPTET हो गया और आपका BTC का तो पार्ट ये है ही। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक टॉपिक करके हम इसके बारे में जानेंगे। 7 पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपको बताए थे। आपके जो बालकों के प्रकार होते हैं तो 7 पॉइंट थे इसके अंदर। उन 7 पॉइंटों में हमने पहला टॉपिक कर लिया था प्रतिभाशाली बच्चे। और उसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक है आज पिछड़े बच्चे। तो ये पिछड़े बच्चों के बारे में हम जानेंगे। तो समावेशी शिक्षा का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम शुरू करते हैं। तो जिन भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपको इस वीडियो का PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक टेलीग्राम ग्रुप का। टेलीग्राम ग्रुप को आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको सभी PDF और सभी इंपॉर्टेंट नोट्स जो होते हैं वो आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें। वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। चीज़ को बेसिक तरीके से अगर आप समझोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आगे के एग्ज़ाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने कुछ नोट्स बनाए हैं, उन्हीं के साथ मैं आपके सामने वीडियो को प्रेजेंट करता हूं। तो अगर आपको थोड़ी बहुत इसे समझने में दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पिछड़े बच्चे जो हमारा आज का टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहा गया है, देखिए, पिछड़े बालकों को शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा देखा जाता है क्योंकि मंद गति से सीखने वाले बालक मंद अधिगामी ही शिक्षा के क्षेत्र में या तो सामान्य बालकों से पिछड़े रह जाते हैं या फिर पूर्णतया असफल रहते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन दी है बार्टन हर्ट ने। तो इनकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन आपको ज़रूर याद होनी चाहिए किसी ना किसी एक राइटर की। अगर आप उसको एग्ज़ाम में लिखते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पे पड़ता है। तो इनके अनुसार कहा गया है कि पिछड़े बच्चे वे होते हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धियां उस स्तर में निम्न स्तर की होती हैं जिनके लिए वह योग्य होते हैं। तो क्या कहा गया है इसमें, देखिए, इसमें यह कहा गया है, देखिए, कि जो आपका आयु वर्ग है, आप मान लीजिए 10 साल का बच्चा है, तो 10 साल के बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि क्या होनी चाहिए, उसके जो क्षमता है उसकी क्या होनी चाहिए, कितना वो सोच सकता है, या फिर उसका पढ़ाई में क्या रिकॉर्ड है उसका। या आप बेसिकली आप एक चीज़ मान लीजिए कि जो उसकी आयु के अंतर्गत उसके अंदर जो जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उन क्वालिटीज़ से अगर वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है या उसे सीखने में दिक्कत होती है अन्य बालकों के मुकाबले, अपने ही उम्र के अन्य बालकों के मुकाबले अगर वो सीखने में थोड़ी सी दिक्कत उसको रहती है, समझने में उसको दिक्कत रहती है, तो उसको आप कह सकते हो कि ये बालक जो है थोड़ा सा ये पिछड़ा हुआ बालक है, ये पिछड़ा बालक है, आप इसको कह सकते हो। इन बालकों की जो सीखने की गति होती है, देखिए, बहुत ही धीमी होती है। प्रतिभाशाली में क्या होती है, प्रतिभाशाली में मैंने आपको बताया था कि बालकों की सीखने की गति जो होती है वो अपने आयु वर्ग के बच्चों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, सामान्य बच्चे होते हैं, फिर सामान्य से जो नीचे के होते हैं, देखिए, पिछड़े आप सामान्य से नीचे वाले बच्चों को कह सकते हो क्योंकि इनकी जो सीखने की गति होती है वो काफ़ी ज़्यादा धीमी होती है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि सामान्य से जो नीचे के बच्चे हैं ये पिछड़े बच्चों में कहलाए जाते हैं। अब देखिए, डेफिनेशन आप अलग अलग राइटर ने अपनी अपनी दी हुई है। तो सबसे सरल जो मुझे लगी वो बार्टन हट की लगी थी, जिनके अनुसार ये कहा गया है कि पिछड़े बच्चे वे होते हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धियां उस स्तर में निम्न स्तर की होती हैं जिनके लिए वह योग्य हैं। सीधा सीधा इसका अर्थ यही है कि मान लीजिए कक्षा 1 का बच्चा है। कक्षा 1 के बच्चों को आप समझ सकते हो कि जब वो पढ़ाई कर लेता है उसको ABCD आनी चाहिए और आ से अनार आना चाहिए, ये सारी चीज़ों से आनी चाहिए। पर उसको वो कक्षा 2 में पहुंच गया, उसको नहीं आ रहा है और उसके साथ के बच्चों को वो सब चीज़ें आ रही हैं अच्छे से। तो आप कह सकते हो कि ये बच्चा इनसे सीखने में थोड़ा सा कम है, तो इसलिए वो पिछड़ गया है उनसे। पिछड़ा इसलिए कहा गया है क्योंकि वो अपने बच्चों से, अपनी उम्र के बच्चों से थोड़ा सा पीछे रह जाता है सीखने में।
आगे देखते हैं इसमें आगे क्या गया है। देखिए पिछड़े बालकों के प्रकार, पिछड़े बालकों के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो देखिए पिछड़ेपन की पहचान और वर्गीकरण के लिए कुछ विद्वानों ने यंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम में दोष के स्तर को आधार माना है। ठीक है, तो इन्होंने कुछ चीज़ें कही गई हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या कहा गया है कि 3 प्रकार के बालक जो हैं ये इन्होंने लिए हैं, मूढ़ बुद्धि, हीन बुद्धि और जड़ बुद्धि के बालक। ठीक है, 3 प्रकार के बालक इन्होंने ये लिए हुए हैं। तो इनका जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें जो है इन्होंने दोष इसको माना है। तो मूढ़ बुद्धि के जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 50 से 69 होती है, हीन बुद्धि की 20 से 14 होती है और जड़ बुद्धि की 0 से 19 होती है। तो जड़ बुद्धि की जो होते हैं वो बिल्कुल ही ज़्यादा बेकार, बेकार क्या कहें, मतलब कि इडियट जैसे बोल देते हो कि उन्हें बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। हीन बुद्धि थोड़ी सी सही होती है और मूढ़ बुद्धि उनसे थोड़ी सी बेटर होती है। ठीक है, सामान्य बालक के बारे में मैं आपको बताऊँ, सामान्य बालक वो होते हैं जिनकी 90 से 110 की बुद्धि लब्धि होती है, उन्हें आप सामान्य बालकों में कहोगे। आपको इस टॉपिक को देखिए ऐसे नहीं समझना है, आपको उसको बेसिकली अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों से आपको इन टॉपिक को समझना है, तब आप इसको और अच्छे से अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाओगे। मैं नहीं कह रहा है कि जो मैं बता रहा हूँ आपको आप सिर्फ इसी चीज़ को लिखो या यही नोट्स बनाओ यही लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको बनाने का, मैंने नोट्स बनाए हैं, मैंने अपनी लैंग्वेज के अपने समझ के नोट्स बनाए हैं। आप इसको समझ के आप अपने हिसाब से इसके नोट्स बनाइए, अपने हिसाब से तैयार कीजिए और अपने पेपर को लिखिए। अब देखिए पिछड़ेपन की पहचान कैसे करते हैं। अब हम पिछड़ेपन के जो बालक होते हैं, पिछड़े बालक जो होते हैं, इनकी पहचान कैसे करते हैं। तो कक्षा में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट बालकों की पहचान के लिए विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग करना पड़ता है। इन बालकों की पहचान के लिए निम्न प्रविधियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए पिछड़े बालकों की पहचान के लिए अलग अलग चीज़ें हम यूज़ करेंगे कि हमें कैसे पता चले कि ये बालक के अंदर क्या समस्या आ रही है। तो 3 जो है इसमें परीक्षण जो है वो दिए गए हैं। एक है सामूहिक परीक्षण, एक है उपलब्धि परीक्षण और एक है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। तो अब इन 3 परीक्षणों के ज़रिए जो है हम बालकों के अंदर पता लगाएंगे कि बच्चे को कहाँ पर समस्या आ रही है, क्या समस्या आ रही है, किस वजह से वो पिछड़ रहा है अपने सामान्य बच्चों के हिसाब से, अपने बच्चों जो उसके साथ के बच्चे हैं उनसे कैसे वो पीछे रह जा रहा है। वो सारी चीज़ हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं सामूहिक परीक्षण। तो कक्षा में पिछड़े बालकों की पहचान के लिए सभी बालकों की समूह में परीक्षा होनी चाहिए, समूह में परीक्षा होनी चाहिए सभी बच्चों की। तो देखिए सामूहिक परीक्षा, टेस्ट ले लिया आपने कोई क्लास के अंदर, समूह में टेस्ट ले सकते हो आप इजीली। आपने क्वेश्चन पेपर तैयार किया छोटा सा, या आपने कुछ क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड में लिखे, आपने क्वेश्चन बच्चों को दे दिए, सामूहिक परीक्षा वो उनकी हो जाएगी। सामूहिक मतलब देखिए समूह में जो कार्य आप कर रहे हो वो सामूहिक कार्य हो जाता है। तो समूह में आप अगर परीक्षा ले रहे हो तो सामूहिक परीक्षा हो गई। रिजल्ट तो उसके बाद की बात है, आप परीक्षा लोगे फिर उसके बाद आप रिजल्ट देखोगे, तब आप वहाँ से देख सकते हो कि किस बच्चे के मार्क्स कितने आए हैं, क्या उनका रिजल्ट रहा है, कैसा कैसा उनका आगे का प्रोसीजर रखना है आपको। क्योंकि अब देखिए अब क्या कहा गया है कि आपको बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो अब कही गई है। पहले शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी, अब बाल केंद्रित है। अब आपको बच्चे के हिसाब से उसको पढ़ाना पड़ेगा। अगर बच्चा नहीं समझ रहा है तो आपको अपना पाठ्यक्रम और सरल से सरल उसको करके देना है ताकि वो जल्दी सीखे। तो सामूहिक परीक्षा आप इसमें ले सकते हो। तो कक्षा में जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी पहचान के लिए आप सामूहिक परीक्षा ले सकते हो। आपको उसमें पता चल जाएगा कि कक्षा के अंदर कितने बच्चों को, मान लीजिए ABCD आपने टेस्ट ले लिया, तो ABCD कितने बच्चे अच्छे से लिख पा रहे हैं, साफ़ सुथरा लिख पा रहे हैं, कितने नहीं लिख पा रहे हैं, कितने को मतलब आता भी नहीं है। तो आप वहाँ से पता लगा सकते हो। एक काम आपका ये हो गया। अगला है आपका उपलब्धि परीक्षण। ये उपलब्धि परीक्षण वस्तुनिष्ठ प्रकार के भी हो सकते हैं। वस्तुनिष्ठ सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वस्तुनिष्ठ होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप। आपने देखा होगा कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसके 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं मिलते जुलते, तो वो आपका वस्तुनिष्ठ हो गया। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं आपके वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। तो इनसे प्राप्त अंकों के आधार पर आप पिछड़ेपन का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, उस टेस्ट के आधार पर भी आप उनका अनुमान लगा सकते हैं। परंतु ऐसे परीक्षण तैयार करते समय अध्यापक को सावधानी से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इन परीक्षाओं को तैयार करते समय विद्यालय विषयों के सभी पक्षों का परीक्षण होना आवश्यक है। ठीक है,
इसमें कहा गया है कि देखिए एक तो ये जो वस्तुनिष्ठ वाले जो प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, इसको बनाने में काफ़ी समय लगता है। देखिए आपने क्वेश्चन लिया, आप पहले वाले टेस्ट में आप क्या कर रहे हो कि आप क्वेश्चन दे रहे हो, बच्चों को आंसर देना है। वस्तुनिष्ठ में क्या होगा कि आपको 4 ऑप्शन भी रखने हैं जो कि उससे मिलते जुलते हों। ऑप्शन रखोगे तभी बच्चा उनमें से छांटेगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही इसमें मैच हो रहा है, तो तब वो अपना टिक लगाएगा। समय काफ़ी ज़्यादा इसमें लगता है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो ध्यान अध्यापक को इसमें रखना पड़ता है, क्योंकि मिलते जुलते आंसर होने चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, देखिए उपलब्धि परीक्षण के अंदर क्या हो गया, उपलब्धि उपलब्धि आप कह सकते हो कि क्या आपने, आप बोलते हो ना कि आपने जैसे कोई कार्य किया तो आपने क्या उपलब्धि हासिल की उसमें, या क्या आपने किया। तो टीचर क्या कर रहा है, टीचर ने मान लीजिए बच्चों को वर्णमालाएं पढ़ाई, वर्णमालाएं उन्होंने पढ़ा दी हिंदी की और इंग्लिश की। उसके बाद टीचर ने टेस्ट लेना स्टार्ट किया उनका, टीचर ने कुछ दिन ये कार्य कराया, उसके बाद टीचर को टेस्ट लेना है। ठीक है, टीचर ने टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद हो सकता है कि कुछ बच्चे उसको बहुत अच्छे से सीखे, उन्होंने अच्छा किया, और कुछ बच्चे 2-4 बच्चे % बच्चे ऐसे रह सकते हैं जिन्होंने वो नहीं किया। तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि आपने ये उपलब्धि परीक्षण ये इसी प्रकार का है कि आपने जो कराया बच्चों ने कितना उसको सीखा, कितना बच्चों ने उसको सीख लिया, कितना उन्होंने कर दिया। तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि बच्चों ने कितनी कितनी चीज़ें सीख ली हैं और कौन कौन बच्चा जो है रह गया है। तो ये आपका उपलब्धि परीक्षण क्या आएगा, जितना ही आपने पढ़ा दिया है कक्षा के अंदर, या आपने पूरे महीने पढ़ाया, पूरे हफ्ते पढ़ाया है, या पूरे दिन आपने कुछ पढ़ाया है और उसके बाद आप उसका टेस्ट ले रहे हो, कुछ पूछ रहे हो उनसे, तो उन्होंने क्या क्या हासिल किया है वो सब आपको इस परीक्षण के माध्यम से पता चल जाएगा। थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट से आपको पता चल ही गया होगा, इंडिविजुअली मतलब किसी एक का, किसी एक का भी मतलब देखो मैं बता दूं, किसी एक का भी ये नहीं है कि कक्षा में किसी एक बच्चे के लेंगे, उसमें ये होगा कि हर व्यक्ति का, हर बच्चे का अलग अलग टेस्ट। जैसे मान लीजिए कि कक्षा में 10 बच्चे हैं तो इंडिविजुअली उनका जो है वो परीक्षण किया जा रहा है, हर बच्चे का अलग अलग क्वेश्चन पेपर है, अलग अलग स्तर उसका देखा जा रहा है। तो इसमें कहा गया है कि पिछड़े बालकों की पहचान के लिए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के आधार पर चुने हुए बालकों का व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण द्वारा भी परीक्षण किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत बुद्धि लब्धि का स्तर मालूम हो जाता है। कक्षा में 10 बच्चे हैं तो हम व्यक्तिगत रूप से उनका परीक्षण ले रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन पेपर के थ्रू मैं ले रहा हूँ, तो मैंने सबको अलग अलग क्वेश्चन पेपर दे दिया, उसके बाद उन्होंने अपना उसमें आंसर दिया, तो अब मैं ये देखूंगा कि किस बच्चे ने क्या आंसर दिया है और कैसे कैसे उसके आंसर रहे हैं और कितने उसके नंबर हैं। तो ये व्यक्तिगत हो गया, मतलब अलग अलग इंडिविजुअली मैंने उनका टेस्ट ले लिया और उसके बाद मैं उनके आंसर देख लूँगा। एक तो सामूहिक हो गया, सामूहिक में जैसे कि सबसे पहला वाला पॉइंट था आपका सामूहिक, सामूहिक में एक जैसा प्रश्न पत्र सबको था। ठीक है। व्यक्तिगत में क्या होगा कि सबको अलग अलग प्रश्न पत्र में दूंगा, सबको अलग अलग प्रश्न पत्र दूंगा उनकी बुद्धि लब्धि के हिसाब से, या मैं देखूंगा कि मैंने प्रश्न पत्र जो बनाया है, मान लीजिए मैंने सेम बनाया है, तो मैं अपने क्वेश्चन ऐसे रखूंगा जिससे मुझे उनके दिमागी स्तर का पता चले कि बच्चा किस स्तर तक सोच सकता है, किस स्तर तक ये काम कर सकता है। तो ये 3 जो थे मेन पॉइंट थे हमारे इसके अंदर, पिछड़े बालकों के अंदर। अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में मैंने ये लिखा था और मुझे लगता है कि शायद मैं आपको बताने में जो मेरी बात है मैंने आपको अच्छे से बताई हो। तो आपको अच्छी लगी हो तो आप एक बार लाइक और कमेंट ज़रूर करना। अगला है पिछड़े बालकों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। विशेषताओं से मतलब है कि देखिए पिछड़े बालकों के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनकी हर चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए पिछड़े बालकों में अधिगम धीमी गति से होता है, जो वो सीखते हैं, पहले ही हमने पढ़ा है, जो वो सीखते हैं उसकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा उनकी धीमी होती है, बहुत ही ज़्यादा स्लो तरीके से वो सीखते हैं। कोई चीज़ है, मान लीजिए कक्षा में हमें ABCD पढ़ानी है या 1 2 3 पढ़ाने हैं, तो बहुत से बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, बहुत से नहीं सीख पाते। तो जो नहीं सीख पाते वो पिछड़े बालकों में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी सीखने की गति जो है धीमी है। अगला है पिछड़े बालक एक ही कक्षा में कई कई वर्ष लगा देते हैं, क्योंकि देखिए वो सीखते बहुत कम है तो उनको चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तो इसीलिए वो पास भी होना जो है उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वो एक कक्षा में कई वर्ष लगा देता है, क्योंकि टीचर भी उन्हें प्रमोट आगे इसलिए नहीं करता है कि अगर हम इसे आगे भेज देंगे तो जब ये सरल पाठ्यक्रम नहीं कर पा रहा है तो आगे का पाठ्यक्रम ये कैसे कर लेगा, तो इसलिए टीचर भी उन्हें रोक देते हैं और एक कक्षा में 2 साल 3 साल वे रहते हैं। अगला है इन बालकों की
शैक्षिक उपलब्धि उसकी योग्यताओं को देखते हुए बहुत कम प्रतीत होती है। तो जो इनकी देखिए पढ़ाई से संबंधित उपलब्धियाँ होती हैं, योग्यताएं होती हैं, उनकी उम्र के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वो कम होती हैं, मतलब जितना उन्हें सीखना चाहिए उतना वो नहीं सीख पाते। तो ये प्रॉब्लम रहती है। अगली प्रॉब्लम है, यह बालक अपनी उम्र वर्ग के बच्चों की तुलना में अधिक पिछड़े हो जाते हैं। क्योंकि देखिए 10 साल के मान लीजिए 10 बच्चे हैं, तो 10 में से अगर जो पिछड़ा बच्चा होगा तो वो उन 9 बच्चों से अलग रहेगा। 10 बालकों में से अगर एक कोई पिछड़ा है तो वो 9 बालकों से अलग रहेगा, क्योंकि उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो कम है। तो वो उनके कंपैरिजन में देखिए, अब इसको आप पढ़ाई से ले लो, खेल कूद से ले लो, किसी भी एक्टिविटी से ले लो, वो उनसे थोड़ा बहुत पीछे तो होगा। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स इसमें थे, कुछ आप अपने मन से बना सकते हो, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में तो देखिए एग्ज़ाम में भी नहीं पूछेगा। आपको पता ही है कि 2 नंबर का प्रश्न अगर आ गया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना लिखते हो, आधा पेज लिखते हैं, या थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, बस पूरा 1 पेज या 1.5 पेज तो लिखना वैसे भी जायज़ नहीं है। तो ये इतने पॉइंट्स काफ़ी थे इसमें, तो आपको ये समझ आए होंगे। और लास्ट जो हमारा है, देखिए पिछड़े बालकों की शिक्षा कैसे होती है, ये कैसे हमें उनको शिक्षा देनी चाहिए, क्या क्या इसके आप ये मान लीजिए ये एक तरीके का क्या हम उपचार कर सकते हैं उनके लिए। ठीक है, तो पिछड़े बालकों का उपचार किया जा सकता है कैसे? यदि दूषित वातावरणीय परिस्थितियों को ठीक किया जाए और बालकों में विकास और बुद्धि की क्षमताएं एवं शक्तियाँ उत्पन्न हो, तो बच्चों की कमियों को देखते हुए इनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए, क्योंकि उनकी यह कमियों के उनके समायोजन में बाधा डालती हैं। तो देखिए क्या क्या चीज़ें उनके सामने बाधाएं डाल रही हैं, हमें उन समस्याओं को पहले तो पहचानना है, फिर उनको दूर करना है। उपचार तभी तो होगा। हम क्या करेंगे, देखिए हम डायग्नोस करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, निदान बोलते हैं। जब हम किसी चीज़ को जानेंगे, जब हमें समस्या का पता चलेगा, तभी तो हम उसका उपचार कर पाएंगे। हमें पता है भाई इस बच्चे को अगर ये बच्चा कक्षा में पीछे बैठ रहा है तो इसको देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, साफ़ नहीं लिख पाता है, तो हमने उसको डायग्नोस किया, हमने उसका निदान किया कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है। उसके बाद हमने उसको आगे बैठाना शुरू किया, उसका उपचार हमने कर दिया, उसको दिखना सही से हो गया, तो वो साफ़ सुथरा लिखने लगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस बच्चे को कैसी प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन करो। तो किस प्रकार से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो अध्यापक जो है, देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इसमें, बुक में दिए गए थे, अच्छे पॉइंट थे ये। तो किस तरीके से उसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो पिछड़ेपन के कारण की पहचान करना, क्यों वो पिछड़ रहा है हर चीज़ में, उसकी पहचान करिए। क्यों वो सीखने में जो है वो अक्षम हो रहा है, मतलब क्यों नहीं सीख पा रहा है वो, तो उन सब चीज़ों की पहचान करिए। व्यक्तिगत ध्यान देना, एक एक बच्चे को ध्यान देना है कक्षा के अंदर कि कौन अच्छे से कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है। तो वो टीचर के काम है कि वो बच्चे को ध्यान दे, ताकि उसे और अच्छे से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो सिखाए। ठीक है, अगला है घर तथा विद्यालय में बालकों के समायोजन में सहायता। घर में और विद्यालय में समायोजन, पहला पॉइंट ही हमारा ये था इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। समायोजन क्या है? समायोजन मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, या बालकों की बात हम कर रहे हैं, कोई भी बालक है, कैसा भी बालक है, प्रतिभाशाली है, मंदबुद्धि है, सामान्य है, समायोजन करना मतलब एक जगह ले आना उन सब चीज़ों को, एक जैसा माहौल उन्हें एक ही जगह प्रोवाइड कराना, वो समायोजन होता है। ठीक है, तो घर तथा विद्यालय में इन बालकों को समायोजन की सहायता देना। समायोजन मतलब उनके अनुकूल माहौल बना देना, उनको मोटिवेट करना, उनको डिमोटिवेट नहीं करना है बिल्कुल भी, ये कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है विशिष्ट विद्यालयों और कक्षाओं की व्यवस्था करना। विशिष्ट मतलब अलग, विद्यालय और कक्षाओं की व्यवस्था करना ऐसे बच्चों के लिए जिनको प्रॉब्लम है। तो टीचर क्या कर सकता है, थोड़ा सा समय लेकर के उनको और अच्छे से और अलग से उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है और अच्छे से समझा सकता है। लास्ट पॉइंट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करना। देखिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं की भी व्यवस्था टीचर को करनी चाहिए, ताकि जो उनका पाठ्यक्रम है वो और रुचिपूर्ण हो जाए और उन्हें और अच्छे से वो सब चीज़ें समझ आ जाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और जिसके अंदर हमने बात करी पिछड़े बालकों के बारे में। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक आज का। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट ज़रूर करना। थैंक यू।